हम लोग इससे पहले जो बात करते रहे राइट टू प्रॉपर्टी पर, उसमें एक गड़बड़ हो गई। वो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी चूंकि अनुच्छेद 31 डिलीट होने के पहले क्या था, ये बेयर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए कितना भी देखा जाए उसे थोड़ी बहुत मानवीय त्रुटि हो ही जाती है। तो चूंकि बेयर में उपलब्ध नहीं था, हमने भी पहले देखा था, फिर देखा तो उतना स्मृति में नहीं रहा। जो अनुच्छेद 31A जोड़ा था और जो अनुच्छेद 31B जोड़ा, वो 4th अमेंडमेंट से पहली बार जोड़ा, ऐसा नहीं था। ये गलत बता दिया गया, जिसे करेक्ट किया जाना जरूरी है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ, उसी में 31A और 31B जोड़ दिया, यानी 31A और 31B जो पहली बार जोड़ा गया, वो 4th अमेंडमेंट से नहीं जोड़ा गया, वो पहले संविधान संशोधन इसी से जोड़ दिया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट जो 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और 1951 इसी में फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, यानी ठीक 1 साल बाद। और ठीक 1 साल बाद हुआ, ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1951 में किस डेट में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, ये भी गूगल वगैरह पे ही मिलेगा। तो चूंकि ये चीजें इतिहास से संबंधित हो गई और वर्तमान में इतिहास पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि लोगों की है नहीं, कि तो आप इसी उपस्थिति से देख रहे हैं कि जो आईपीसी में उपस्थिति होती है और जो इस समय उपस्थिति होती है, वही बहुत अंतर है। लेकिन एक चीज खूब समझ लीजिए, कानून में अप्रोच का बड़ा महत्व है। कानून में इस बात का महत्व कम है कि आपको कितना याद है, क्योंकि याद तो सब हो ही नहीं पाएगा, ये तो तय मानी है। कानून इतना विस्तृत क्षेत्र है कि वहां सब कुछ याद हो जाए, यह असंभव। प्रिंसिपल्स होते हैं कानून के इंटरप्रिटेशन के, अगर वो ध्यान में आ जाएं तो फिर किसी भी अधिनियम को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। और उसे समझने के लिए कि इंटरप्रेट कैसे होता है, इसे समझने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी बहुत उपयोगी है। क्योंकि डिप्राइवेशन ये क्या है, कंपनसेशन ये क्या है। फिर उन्होंने कह दिया कि कंपनसेशन की गणना जिन सिद्धांतों के मुताबिक होगी वो हम बताएंगे, और तो आप एडीकेसी आप कंपनसेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। और इसके बाद भी रास्ते निकले, तो कैसे निकाले। फिर आगे कह दिया अमाउंट दे दिया जाएगा कंपनसेशन के तौर पर, और उस अमाउंट को फिक्स करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होंगे वो भी एक्ट में निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी रास्ते निकले, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ कैसे हुआ, इसे जब जाना जाता है तो कानून का अर्थान्वयन करने के सिद्धांत ध्यान में आते हैं। यह ध्यान में आता है कि तर्क कहां से उठता है, तर्क प्राइमरीली कहां से आ रहा है, कहां से बात को उठाना चाहिए, ये चीजें ध्यान में आती हैं। कंपनसेशन बात ठीक है कि आप जस्ट रीजनेबल ये शब्द लगाते कब है, जब आपको उम्मीद होती है कि सामने वाला मूर्ख है या धूर्त है, तब आप ये शब्द लगाते हैं। अदरवाइज इन शब्दों का प्रयोग आप कभी आपसी बातचीत में करते नहीं। आप कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें कसम है सच बोलना, ये नहीं कहते। ये कब कहते हैं, जब आपको इस बात की पॉसिबिलिटी होती, संभावना होती है कि सामने वाला झूठ भी बोल सकता है। अदरवाइज आप ये शब्द कभी प्रयोग ही नहीं करते कि तुम्हें कसम है सच बोलना, ठीक है। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि बात बताओ हुआ क्या है, क्योंकि इसी में शामिल है
आपको कोई शक नहीं है, वो वही बताएगा जो वाकई हुआ है। और जब आपको इसमें शक है तब आप ये कहते हैं कि सही सही बताओ हुआ क्या है। ये जो इंफेक्शन देना है, ये जो जोर देना है, ये आपके मन के संशय और अविश्वास को प्रकट करता है। इसीलिए आप देखेंगे जिन महापुरुषों के बारे में ऐसा कहा गया कि ईश्वर उन्हें उपलब्ध हुआ, उन्होंने कभी ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मांगने का अर्थ यह है कि आप खुद को ईश्वर से ज्यादा बुद्धिमान मान रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि अमुक चीज हमें चाहिए, इसका मतलब यह है जो कुछ आपको उपलब्ध है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप असंतुष्ट हैं। और जो कुछ आपको प्राप्त है वो स्वयं ईश्वर ने अपनी कृपा से आपको प्राप्त कराया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने को ईश्वर से ज्यादा बुद्धिमान ये समझ रहे हैं। आप ईश्वर को सलाह दे रहे हैं कि वॉट एवर यू हैव प्रोवाइडेड टू मी, that is not sufficient for the development of myself. That is why these things should also be provided by you. या आप शिकायत कर रहे हैं कि आप उसकी कृपा से संतुष्ट नहीं हैं, और ये शिकायती स्वभाव ये ठीक तो नहीं ही कहा जा सकता। ठीक है ना, आपको इतना विश्वास ये होना चाहिए कि जो कुछ आपके लिए जरूरी होगा वो सब कुछ ईश्वर ने आपको दिया ही होगा, और जो कुछ आपके लिए पर्याप्त और जरूरी होगा वो ईश्वर आपको दे ही देगा, और जो कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है या जिसे आप संभाल नहीं सकते वो आप मांगो भी तो भी नहीं देगा। लेकिन आपकी मांग ये शो करती है। इसीलिए आप देखें कि जो ईश्वर को उपलब्ध लोग बताए जाते हैं उन्होंने जीवन में कभी शिकायत नहीं की। अगर किसी जीसस को फांसी भी हुई तो भी उन्होंने यही कहा कि ठीक है आप तुम्हारी जो मर्जी हो। तो शिकायत अपने में दर्शित करती है। तो कंपनसेशन शब्द, कंपनसेशन का पेमेंट होगा। तो कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, यही तो बात खड़ी हो गई कि कंपनसेशन, जब संविधान सभा बनी तो कांग्रेस ने तो लाहौर के घोषणा पत्र में कह दिया था कि हम एग्रेरियन रिफॉर्म करेंगे, हम कृषि संबंधी सुधार करेंगे। और जो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करने की बात प्रथमतः शुरू हुई, सबसे पहली बार शुरू हुई, वो एग्रेरियन रिफॉर्म के आलोक में ही शुरू हुई। कृषि संबंधी सुधार ये करने थे, क्योंकि तत्कालीन समय में जो भारत की स्थिति थी उसमें पोजीशन ये थी कि अंग्रेजों ने जब इस देश पर अपना अधिकार जमाया तो इस देश की समस्त कृषि योग्य भूमि उनकी हो गई। भाई अधिकार जब आपने जमा लिया तो जो रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है वो तो विजेता के हो ही गए। और अंग्रेज सारे के सारे इंग्लैंड से उठकर यहां तो आ नहीं गए थे, बहुत थोड़े से लोग थे, तो वो सारे के सारे भूमि पर खेती नहीं कर सकते थे। कैसे करेंगे, संभव ही नहीं है। अगर वो खुद कराना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उन्हें संख्या में ज्यादा होना पड़ेगा। भाई वास्ट इलाका है, बड़ा इलाका है, उस इलाके में अगर अपने सुपरविजन में भी, अपने पर्यवेक्षण में भी खेती कराना चाहे तो भी असंभव है। कहां कहां रहेंगे,
एक जिले में 4 तहसीलें, और आज तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट। आप शाहजहांपुर में ही एक सिरे से चलो, यानी बंडा खुटार से शुरू होकर कलाम तक जाओ तो स्थिति कम से कम 2-3 घंटे तो लगी ही जाएंगे। और जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे या सीमित थे, तब एक जिले में ही सुपरविजन कर पाना ही बड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने तकनीक क्या अपनाई कि जो लोग उनका साथ दे रहे थे, जो उन्हें सहयोग कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ओर से जमींदार इस नाम से भूमि का स्वामी बना दिया। ठीक है ना, भूमि के परम स्वामी वही है, यानी राज्य है। भूमि के परम स्वामी राज्य है। जमींदार को उन्होंने क्या किया कि भूमि, इसमें कोई अधिकार दिए बिना, यानी भूमि की जो ऊपरी सतह है, भूमि की जो ऊपरी सतह है, उसमें कोई अधिकार दिए बिना भूमि के संबंध में राजस्व वसूलने का हक जो स्टेट का होता है वो उन्हें दे दिया, और उन्होंने भूमि से राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। कौन सी भूमि से? कृषि योग्य भूमि से। और उन्हें यह हक दे दिया कि वे जिसे उपयुक्त समझे उसे कृषि योग्य भूमि दे दें। तो जमींदारों ने क्या किया कि जो एक्चुअल ग्रामवासी थे, ठीक है, अगर आप अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे तो आप ही को दे दी वो भूमि। लेकिन जो अभी तक आप अपनी खेती योग्य भूमि के बदले राज्य को कर दे रहे थे, जिसे मालगुजारी कहा जाता है, ठीक है ना, कृषि योग्य भूमि पर कृषि करने के लिए जो कर भूमिधर के द्वारा, ठीक है, भूमिधर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेनेंट। और टेनेंट शब्द शहरों में किराएदार के लिए उपयोग होता है, लेकिन भूमि विधि में टेनेंट शब्द भूमिधर के लिए उपयोग होता है, क्योंकि भूमिधर ही है और किराएदारी है, ये मूलतः प्रवृत्ति से एक ही जैसी चीजें हैं। किराएदारी में भी किराए जो संपत्ति आपने ली वो आपकी नहीं है, मकान मालिक की है, और भूमिधरी में भी जो भूमि आपके पास है वो अंततः आपकी नहीं है, वो राज्य की है। कृषि योग्य कार्य के लिए वो आपको दी गई है, उसमें आपका भी भला है और स्टेट का भी भला है। इसलिए स्टेट मालगुजारी वसूल कर, यानी चूंकि उसकी है तो आप एक निश्चित उपज का हिस्सा ये मालगुजारी के तौर पर उसे देंगे। ऐसी प्राचीन व्यवस्था रही है। 1/6 उपज का जो 1/6 हिस्सा होता था वो राज्य को मिलता था। ठीक है, कालांतर में जब इस देश में आताताई शासक आए तो उन्होंने उपज का यह हिस्सा बढ़ाया जो वो कर के रूप में वसूलते थे, यानी मालगुजारी के रूप में वसूलते थे। और अंग्रेजों का समय आते आते ये मालगुजारी जो भूमिधर से ली जा रही थी राज्य के द्वारा, इसे वसूलने का उन्होंने जमींदार को दे दिया, और जमींदार से इकट्ठी मालगुजारी 1 वर्ष भर की, 2 वर्ष भर की उन्होंने ले ली इकट्ठी लमसम में, कि इस गांव में इतनी कृषि योग्य भूमि है, इतनी मालगुजारी आप हमें 1 वर्ष की देंगे। उन्होंने दे दी। उसके बाद जमींदार ने तो वसूल के दे दी, अभी तो उसने एडवांस दे दी ना। अब मानी 1 लाख रुपए उसने दी, तो वो क्या करता था? 2 लाख वसूलने का प्रयास करता था। ठीक है, और ये 2 लाख आएंगे कहां से? जो एक्चुअल खेती कर रहा है, यानी आप जो खेती कर रहे हैं, खेती एक्चुअली तो आप कर रहे हैं, तो
अगर सीधे राज्य और आप संपर्क में हो तो राज्य जो मालगुजारी वसूल रहा है वही आपको देनी पड़ेगी। अब ये मध्यवर्ती बीच में आ गया, इसीलिए जमींदार को मध्यवर्ती कहा है। उसे जमींदार को मध्यवर्ती कहा ही इसीलिए है क्योंकि वो मध्य में है, किसके? एक्चुअल टिलर, जो वास्तविक खेती कर रहा है, और जो राज्य है इसके बीच में जमींदार है। जमींदार वर्ष भर का जो राजस्व है, जो मालगुजारी के रूप में है, ये वसूल कर इकट्ठा राज्य को दिए दे रहा है, और उसके बाद वो मनमाने तरीके से जो एक्चुअल खेती करने वाला व्यक्ति है उससे लगान वसूल रहा है, जिसमें मालगुजारी, लगान में क्या क्या शामिल है? मालगुजारी प्लस वो पैसा जो जमींदार ने अपने लिए वसूलना चाहा है, ठीक है ना, ये दोनों शामिल है। ये दोनों जब मिल जाते थे उसे लगान बोलते थे, वो लगान है। और जो एक्चुअली राज्य को दिया जाएगा वो मालगुजारी है। अब चूंकि आज की तिथि पर जमींदार खत्म हो गया, तो आज लगान नहीं, आज मालगुजारी ही है। आप तहसील में जो जमा करते हैं वार्षिक, वो मालगुजारी है। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में लगान ही बोल देते हैं आप, लेकिन आप जब खतौनी या खसरा निकलवाएंगे तो उसमें लगान नहीं, मालगुजारी शब्द का प्रयोग होगा। और जो लैंड लॉज हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे मालगुजारी वसूलने के तरीके, तो वहां मालगुजारी शब्द का प्रयोग है, क्योंकि अब बीच से जमींदार हट गया है, ठीक है। तो जमींदार लगान वसूलता था। नॉर्मली क्या होता था, आप अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं तो आपसे वो एक निश्चित लगान वसूल लेता था, लेकिन अगर आप वो लगान जो जमींदार वसूलना चाहता है उसे देने में असमर्थ हैं, तो वो क्या करता था? आपकी भूमि जो वर्षों से, पूर्वजों से आप करते चले आए, उसने आपसे छीन ली और वो चाहे जिसको दे दी, जिसे उसका मन आया उसे दे दी। या फिर आपसे ये कहा कि अगर प्रतिवर्ष तुमने इतने रुपए लगान के अलावा नजराना, ठीक है ना, विभिन्न नामों से, जैसे आपने आधुनिक शासक ये भी देखे, जन्मदिन पर प्रत्येक जिलाधिकारी को 2 लाख रुपए देने हैं। ये कहीं है तो है नहीं, लेकिन देने, ठीक है। आप जिलाधिकारी रहना चाहते हैं तो देने। ये एक प्रकार का नजराना है, जिसे वर्तमान भाषा में गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट कहा जा रहा है। इस प्रकार की 20 चीजें जमींदार खेतिहर से वसूलते थे। इसलिए खेतिहर की दशा, जो एक्चुअल खेती करता था, उसकी दशा दिनों दिन खराब होती चली जाती। अच्छा, ये लगान वो कितना वसूलेगा? भाई मालगुजारी उतना दी, ठीक है, कुछ लाभ उसे चाहिए, इस लाभ की कोई सीमा होनी चाहिए ना भाई। ये लाभ कितना होगा? तो इस लाभ को निर्धारित करने के लिए जो हम लोग लैंड लॉ पढ़ेंगे तो देखेंगे एक्ट बनाए गए। यूपी काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, अवध रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बात बनी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों का आदमी था, ठीक है ना। तो जमींदार और अंग्रेजों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, और आज भी आप देखते हैं कि जो शासक वर्ग है वो आप में से जरूर जा रहा है, जा आप ही में से रहा है, लेकिन जब वहां पहुंच जाता है तो फिर उसका बहुत मतलब आपसे नहीं रहता, ठीक है ना। वो चाहे जातीय नेता हो चाहे कोई हो, उसका बहुत मतलब आपसे नहीं रह जाता, ठीक है। बेसिकली 2 ही वर्ग हैं, शासक और शासित। तो वो उन्हीं आईएएस और उन्हीं पीसीएस और उन्हीं लोगों की बात सुनता है
जो उसे घेरे रहते हैं। यही स्थिति पहले जमींदारी की है। तो जमींदार तो उनका आदमी है ना, तो जमींदार और जो एक्चुअल शासक हैं उनके बीच तो अच्छे संबंध है। जो खेतिहर है वो मर रहा है, इसलिए रेंट कंट्रोल एक्ट, यूपी काश्तकारी अधिनियम, ये सारे पारित करके लगान को सीमित करने के प्रयत्न जरूर हुए, रेगुलराइज करने के प्रयत्न हुए, क्योंकि जनता में असंतोष होगा तो कोई भी शासक ठीक से शासन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जनता को शांत करने के लिए कुछ प्रयास जरूर हुए, लेकिन वे प्रयास पर्याप्त नहीं थे। और विभिन्न प्रकार के उपकर कहें या जबरदस्ती गुंडा टैक्स कहें कि नजराना, होली पे आपको ये देना ही देना है, दिवाली पे आपको ये देना ही देना है, ये नजराना और सारी चीजें वसूलते थे जमींदार। इसके अलावा और क्या करते थे? आप एक्चुअल खेतिहर हो, लेकिन आप मरोगे तो, अब जब आप मर गए तो जैसे आज सक्सेशन डिसाइड होता है लैंड लॉ में कि भाई स्त्री भूमिधर मरा तो सक्सेशन ऐसे चलेगा, उसकी जो स्टेट है अमुक अमुक उसके उत्तराधिकारियों को क्रमशः जाएगी, पहले उसके बच्चों को जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, ठीक है ना, तो फिर इनको जाएगी, फिर इनको जाएगी, ऐसे करके चलता है। पुरुष भूमिधर मरा तो स्थिति ऐसे ऐसे रहेगी, लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले खेतिहर लोगों के 14 प्रकार थे। खेतिहर लोगों के 14 प्रकार थे। खेतिहर यानी जो ओरिजिनल कृषक है, जो ओरिजिनल जो खेती कर रहा है जमीन पर, उसके 14 प्रकार थे। ये 14 प्रकार निर्मित कैसे हुए थे? उसके यानी कृषक के, जो एक्चुअल कृषक था, उसके भूमि पर जो अधिकार थे, ठीक है ना, उसके भूमि पर जो अधिकार थे, कौन सी भूमि पर? कृषि योग्य भूमि पर उसके जो अधिकार थे। देखिए एक चीज और समझ ले, जमींदार का अधिकार कृषि योग्य भूमि में नहीं था, उसका अधिकार लगान में था, जो कृषि योग्य भूमि पर अधिरोपित हो रहा है। हम ये आपको फ्री में नहीं समझा रहे, इसलिए क्योंकि अभी 31 से जब बात करना हम शुरू करेंगे तब ये सब चीजों की जरूरत पड़ने लगेगी, ठीक है। तो जमींदार का अधिकार राजस्व में था, नो डाउट राजस्व भूमि पर ही आरोपित हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो एक्चुअल सतह पर खेती करने का हक था, सतह पर खेती करने का हक, वो अगर या तो जमींदार किसी को दे ही ना भूमि, अपनी खुद काश्त में रख ले, ठीक है ना, यानी हम खुद खेती करेंगे इस पे, या तो वो खुद काश्त इसमें रखे, और या फिर किसी को दे दे। तो अगर उसने किसी को दे दी लगान के बदले, तो जो भूमि दी गई उसकी जो ऊपरी सतह है उस पर तो काश्तकार का हक आ गया, यानी वो उसमें खेती करेगा। भाई खेती किसमें होगी? भूमि की ऊपरी सतह में होगी, लेकिन उस भूमि पर लगान वसूलने का हक जमींदार को ही रहेगा, और वो किसी को ना दे वो भूमि, तो अपनी खुद काश्त में रख ले। लेकिन अगर खुद काश्त में रखेगा तो उसे लगान मालगुजारी तो स्टेट को देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, और खुद काश्त में तुम कितनी रख लोगे, उस पर खुद खेती कितनी भूमि पर करोगे, कर पाओगे नहीं, तो तुम्हें बजाय फायदे के नुकसान होने लगेगा, ठीक है ना। भाई अगर आप 100 बीघे अपने पास रख लोगे, 200 बीघे अपने पास रख लोगे, तो 100-200 बीघे पर खुद काश्त कैसे करोगे? भाई निराई गुड़ाई सिंचाई, ठीक है, ये तो सब करना पड़ेगा। उस समय तो ट्रैक्टर थोड़ी है कि हैरो से हो जाएगा, भाई हल बैल से करना है, कैसे करोगे? इसलिए खुद काश्त जमींदार बहुत ज्यादा रख नहीं सकता। अच्छा आपने खुद काश्त रख ली तो मालगुजारी तो टोटल लैंड ऑफ द विलेज इस पर देनी है, जिसमें आपकी खुद काश्त शामिल है। अब खुद काश्त पर पैदावार तो हो नहीं रही, जब पैदावार नहीं हो रही उसके अगेंस्ट मालगुजारी तो आपको देनी पड़ेगी, तो मालगुजारी आएगी कहां से? इस वजह से जमींदार सबको खेती योग्य भूमि बांट देता था, और जिसको उसने बांटी उसका हक अब भूमि की सतह में आ गया, क्योंकि नहीं तो वो करेगा क्या, कहां से लगान देगा?
अब भूमि की सतह से जमींदार का हक खत्म, लेकिन लगान में उसका हक है, ठीक है ना। तो भूमि में अलग अलग प्रकार के अधिकार अलग अलग लोगों के थे, कुछ जमींदार के, कुछ एक्चुअल कृषक के, ठीक है। और जो एक्चुअल कृषक थे उनके भी अधिकार एक जैसे नहीं थे, ठीक है ना, एक जैसे नहीं थे। जैसे आज की डेट पर 4 प्रकार के भूमिधर हैं, संक्रमणीय अधिकारों का, असंक्रमणीय अधिकारों का, आसामी और सरकारी पट्टेदार। ये 4 ही भूमिधरों की श्रेणियां हैं। और संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर चाहे शाहजहांपुर का हो और चाहे मेरठ का, क्योंकि लैंड लॉर्ड स्टेट वाइज हैं, इसलिए हम दिल्ली नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में संक्रमणीय अधिकारों के भूमिधर के अधिकार एक जैसे, और कमोबेश आप पूरे देश में देखेंगे तो हो सकता है यहां जिसे संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर कह रहे हैं, केरल में उसका नाम कुछ और हो, ठीक है ना, लेकिन उसके अधिकार लगभग वही हैं जो उत्तर प्रदेश में संक्रमणीय अधिकारों के भूमिधर के हैं, ठीक है ना। तो कमोबेश पूरे देश में एक रूपता है भूमिधरी से संबंधित अधिकारों के बारे में, ठीक है। उस समय क्या था, उस समय जो एक्चुअल कृषक है, जिसे हम भूमिधर ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, भूमिधर भी तो कह सकते हैं, उसके अधिकार अलग अलग थे। एक गांव में ही, ठीक है। आप इस ढंग के भूमिधर हैं कि आप जब मरेंगे तो आपकी जो कृषि योग्य जमीन है वो आपके परिवार वालों को ही जाएगी। इस किसान की स्थिति, इस भूमिधर की स्थिति वर्तमान में लगभग संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर जैसी थी। एकदम वैसी नहीं थी, लगभग वैसी ही थी। ये सबसे बेहतर श्रेणी का भूमिधर था, लेकिन ये सबसे बेहतर श्रेणी का भूमिधर था, लेकिन फिर भी आज के संक्रमणीय अधिकारों के भूमिधर जैसा नहीं था। अंतर क्या था, इस समय हम लैंड लॉ नहीं बता रहे, इसलिए हम अंतर बहुत क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्लियर किए तो फिर वही फर्स्ट अमेंडमेंट और फोर्थ अमेंडमेंट जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम रिफ्रेश नहीं है। लेकिन आप ये मान लो फिर भी उसमें अंतर था और एकदम क्लियर वैसा नहीं था जैसा आज की डेट पर है। ये सबसे बेहतर भूमिधर की स्थिति थी। शेष भूमिधर विभिन्न नामों से, इनामदार, मौफीदार, जागीरदार, ठीक है, विभिन्न नामों से गांव के अंदर मौजूद, एक ही गांव में, ठीक है। और उसके उनकी जो भूमिधरी थी, उनकी जो भूमिधरी की भूमि थी, उसमें उनके अधिकार अलग अलग थे, और उन अधिकारों के प्रकारों के आधार पर ही उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जैसे इनामदार, जमींदार किसी से खुश हो गया, उसने भूमि उठाई, किसी को इनाम में दे दी। इनामदार जो था, आपको पूरा लगान देना है, इनामदार को पूरा लगान नहीं देना है। जमींदार ने अगर टोटल माफ कर दिया है तो उसे कोई लगान नहीं देना है, ठीक है ना। और अगर टोटल माफ नहीं किया तो जितना माफ कर दिया उतना ही देना है, ठीक है, इनामदार है। लेकिन मरने के बाद उसकी भूमि, इनाम तो उसे मिला ना, इनाम तो व्यक्तिगत होता है, उसके घर वालों के पास वो जमीन जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जाएगी तो जमींदार पैसे की मांग करेगा। ऐसे मुआफीदार, उसे लगान से पूर्ण माफी है या उस भाग की माफी है जितना वो चाहे। तो जोतदारों के विभिन्न नाम थे जोतदारों के, और उन जोतदारों के जो नाम थे वो उनकी भूमिधरी वाली भूमि पर जो उनके अधिकारों का प्रकार था, उस अधिकार के प्रकारों के आधार पर उनके नाम रखे गए थे। इस तरह जब देखते थे तो 14 प्रकार के नाम, वो नाम इस समय में याद नहीं है क्योंकि लैंड लॉ
रिफ्रेश नहीं है लैंड लॉ, हमने पढ़ाया नहीं, मतलब पढ़ा नहीं है, और ना बहुत दिनों से बात हुई है उस पर। तो 14 प्रकार थे भूमिधरी के, और वे 14 प्रकार के भूमिधर एक ही गांव में रह रहे थे। ठीक है, और गांव मिलकर क्या करते थे, जैसे आज की डेट पे कहते हैं न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, ये बोलते हैं। उस समय कई राजस्व गांवों को मिलाकर एक यूनिट बनती थी, जैसे आज ब्लॉक है या ये चीजें हैं। तो महाल कहा जाता था, महाल, ठीक है ना, उसे महाल कहते थे। और कई महालों को मिलाकर जागीर बनती थी, ठीक है ना। ये जमींदारी की जो विभिन्न जमींदारों की जमींदारी थी वो बनती थी। और जमीन, जैसे आज क्या होता है, संक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर जितने होंगे उनके लिए क्या होता है, गांव की खतौनी बनती है, खतौनी, ये ठीक है, खतौनी और खसरा दो चीजें होती हैं। उस समय जमींदारों के पास उपलब्ध भूमि और जमींदारों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार होता था उसे खतौनी की खेवट ये कहा जाता था। ठीक है, खेवट जो जमींदारी की जो भूमि थी उसका हिसाब, खतौनी बनती थी, वो जो एक्चुअल कृषक है उसके संबंध में इनका जो था वो खेवट से निर्धारित होता था। तो जमींदार ये बड़ी भारी समस्या थी। 14 प्रकार के जोतदार एक गांव में ही थे, और बड़ी समस्या थी। अंग्रेज, जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो जहां हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये आगरा प्रांत का भाग था, और ये पहले अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, डायरेक्ट कब्जे में तो उधर लखनऊ और अवध का भाग वो भी आ गया था, लेकिन अवध के भाग में उन्होंने शासन व्यवस्था खुद अपने हाथों में नहीं ली, बल्कि अवध के नवाब को कठपुतली के रूप में सामने रखा और वो सब कुछ उससे कराते रहे। तो वहां जो लैंड लॉ था वो अलग ढंग का था, और इधर जो लैंड लॉ था वो अलग ढंग का था, क्योंकि यहां डायरेक्ट व्यवस्था उनके हाथों में थी और जमींदारी इधर पहले उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे इधर का 1 बीघा और उधर का 1 बीघा अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए अब जो भूमि मापन की इकाई है वो हेक्टेयर है। हेक्टेयर पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा है, लेकिन बीघे में फर्क है। हमारे यहां बीघे में जितना क्षेत्रफल आएगा उधर लखनऊ के जिलों में उससे अधिक क्षेत्रफल बीघे में शामिल माना जाएगा। उसका कारण ही यही है। ठीक है, तो ये स्थिति, ये सिनारियो पूरे देश का था। ये तो उत्तर प्रदेश की हमने बात की क्योंकि हम वहीं के निवासी हैं। ये पूरे देश का सिनारियो था, और इसमें जो एक्चुअल कृषक था उसकी स्थिति बेहद खराब थी, बेहद खराब थी। उसकी स्थिति अभिव्यक्त हुई है प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, इस सब में। ठीक है, अब जमींदारों के प्रकार देखें। जो बहुत बड़े जमींदार थे उन्होंने क्या किया कि 10 गांवों की जमींदारी आपको दे दी। ठीक है, जमींदारी आपको दे दी, यानी लगान वसूलने का जो हक भूमि से उन्हें था, भूमि के प्रति उन्हें था, वो आपको दे दिया 10 गांवों का। तो आप क्या कहलाए? ठेकेदार। ठीक है, ठेकेदार भी जमींदारों का एक प्रकार है, लेकिन ये बड़े जमींदार से छोटा जमींदार है। आप देखते हैं पिक्चरों में दिखाया जाता है कि जमींदारों क्या बैठे लोग चमचागिरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चमचों को जमींदारी का प्रसाद बांटा जा रहा है। अब 10 गांवों के वो ठेकेदार हो गए। अब ये 10 गांवों के ठेकेदार, जिन्हें आपने देखा ना लंबरदार कहा जाता है गांव में, उन्हें फलाने लंबरदार रहे। ठीक है, तो ये जो ठेकेदार था, अब जो एक्चुअल कृषक है उस पर तिहरा बोझ आ गया। तिहरा, क्योंकि स्टेट को मालगुजारी, फिर जो बड़े वाले जमींदार साहब, ठीक है, उनको लगान, और कुछ ये भी तो लेगा जो ठेकेदार बीच में आ गया। ठीक है, तो ये
तिहरा बोझ, और ये आएगा कहां से? अंततः एक्चुअल कृषक से आएगा, तो उसकी स्थिति और खराब हो गई। ठीक है ना? तो जमींदारों के भी विभिन्न वर्ग थे, प्रोप्राइटर, अंडर प्रोप्राइटर, ठेकेदार, जमींदार, ये जमींदारों के वर्ग थे। ठीक है ना? तो कृषकों के भी बहुत वर्ग, जमींदारों के भी बहुत वर्ग, और सबका बोझ अंततः किस पर है? कृषक पर है। ठीक है? तो कोई भी आदमी, बड़ा आदमी अगर हो गया तो उसके पीछे कुछ तो है ही। ऐसा तो नहीं होता कि कोई यूं ही बड़ा आदमी हो जाता है। बड़ा आदमी हम उसके संसाधनों के आधार पर उसकी स्थिति ये नहीं बता रहे हैं, उसका जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर। यानी जैसे बुद्ध, कृष्ण, राम, ये बड़े आदमी, तो ये ठीक है कि हमें ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से हम इस मान्यता के हैं कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुछ काम कर देगा, यानी कुछ ऐसे काम जो किसी भी सूरत ठीक नहीं माने जा सकते, उन्हें वो कर देगा, तो फिर हमारी नजर में वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, 2 कौड़ी का आदमी हो जाता है। हमारी अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन यही है, और इसी आधार पर हम रावण को 2 कौड़ी का आदमी मानते हैं, क्योंकि वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी, ठीक है, नीतिज्ञ हो, लेकिन वो जलील आदमी था। ठीक है? क्योंकि सोने की लंका जिसके पास हो उसे फिर भी चैन न हो, ठीक है, चोरों की तरह दूसरे के संसाधनों पर डाका डालने की कोशिश करता रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को मर ही जाना चाहिए। ठीक नहीं? तो ऐसे महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, वो कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन हमारा अपना मत यह है कि देश विभाजन उन्होंने ही करवाया, किसी भी सूरत स्वीकार नहीं करना चाहिए था। किसी भी सूरत, कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं करेंगे स्वीकार, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए मेरी नजर में तो वो कोई बहुत हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उनका इतना सम्मान देश में कुछ लोगों के बीच तो है ही है, तो वो भी फ्री में नहीं हो जाता, वो भी, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, तभी होता है। तो ये जो स्थिति थी पूरे देश में, और उस समय कांग्रेस यही एक मंच था, इसके अलावा तो कोई था ही नहीं। इस वजह से कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में यह संकल्प पारित कर दिया था कि जब भी हम ताकत में होंगे तो हम जमींदारी खत्म कर देंगे, सारे जमींदारों के प्रकार खत्म कर देंगे, सारे जोतदार खत्म कर देंगे, सारे जोतदार खत्म कर देंगे, मतलब कृषि खत्म नहीं कर देंगे, लेकिन जो जोतदारों के विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की लायबिलिटीज हैं, ये सब खत्म करके एक न्यायपूर्ण व्यवस्था ये निर्मित करेंगे। तो आप जानते हैं 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो पूर्व की तो पढ़ते नहीं, इस संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो वो कहां से पढ़ते हो? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार भारत में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए ब्रिटिश की, ठीक है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट या इंग्लैंड के राजा की ओर से पारित करके भेजा गया। फिर 1787 का सेटलमेंट एक्ट, ठीक है ना, बंदोबस्त अधिनियम, उसे आप देखते हो कि वो भारत का संविधान बहुत दिनों तक माना गया, क्योंकि संविधान, इसकी परिभाषा जब हम लोगों ने संविधान पर बात शुरू की थी तभी दी गई कि संविधान का मतलब होता है वो बेसिक लॉ जो ये बताएगा कि देश की शासन व्यवस्था जिन 3 मूल अंगों के सहारे चलेगी। 3 मूल अंग क्यों? क्योंकि राज्य के 3 ही मूल काम हैं, तो वो मूल कामों को करने के लिए जो 3 मूल अंगों की रचना होगी वो किस तरह होगी,
उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके बीच उनके परस्पर संबंध क्या होंगे, उनके जनता के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, जनता का उनके प्रति क्या कर्तव्य होगा, ये सारी बातें जिस मूल विधि में निर्धारित की जाती हैं उसे हम संविधान कहते हैं। और शासन की मूल नीति क्या होगी, ये जो बताता है उसी कानून को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, उसने बताया। फिर 1787 में बंदोबस्त अधिनियम, उसके बाद आप देखते हैं 1909 के मिंटो मार्ले सुधार हैं, फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, और अंततः 1935 का भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद क्रिप्स मिशन मानते हैं, और फिर बेवल योजना भी कई बार उसमें शामिल कर देते हैं। उसके बाद भारत का संविधान वर्तमान, ये ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो जो भारत की शासन व्यवस्था है, इसे देखकर जो कांग्रेस की बात थी कि लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हम सब कुछ ये खत्म कर देंगे, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके मुताबिक चुनाव पूरे भारत में हुए थे। 1939 में कांग्रेस की सरकार यहां उत्तर प्रदेश में बनी, जिसके पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री हुए, क्योंकि प्रांतों में चुनाव हुए। ठीक है, और वो चुनाव कांग्रेस ने लड़े, और कांग्रेस के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बहुत जगह बने। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उसमें जो कमी थी जिसकी वजह से स्वतंत्रता का संघर्ष आगे भी चलता रहा, वो ये थी कि जैसे राष्ट्रपति आज की डेट में क्या है, वो सिंबॉलिक प्रमुख है राज्य का। हम लोगों ने राष्ट्रपति की स्थिति, उसकी संवैधानिक स्थिति पर खूब चर्चा की है। तो राष्ट्रपति आज की डेट पर कर कुछ नहीं सकता, कैबिनेट जो तय करेगी वही होगा। उस समय ये स्थिति नहीं थी। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी जो पहले भारत में वायसराय होते थे, वायसराय के बाद गवर्नर जनरल ये हुए। शायद फर्स्ट वायसराय विलियम बेंटिक उन्हें कहा जाता है। ठीक है, हम कंफर्म नहीं, क्योंकि हिस्ट्री मेरा विषय नहीं है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स शायद वो कहे जाते हैं पहले, और अंतिम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज अंतिम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन, और जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल है तो श्री राजगोपालाचारी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद संविधान तो आ नहीं गया एकदम, तो 26 जनवरी 1950 को आएगा, स्वतंत्र हम हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो श्री राजगोपालाचारी कुछ समय तक गवर्नर जनरल रहे, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति वो प्रमुख हो गए। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में क्या स्थिति थी कि जो गवर्नर जनरल था उसे बहुत ज्यादा ताकत थी, कैबिनेट को उतनी ताकत नहीं थी। जबकि जनता से चुनकर कौन आया, कैबिनेट, वो चुनकर आए। इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा था, और इसीलिए हम कांग्रेस के लोगों को भी बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर नहीं मानते। ठीक है, आपका संघर्ष है, मान लिया, लेकिन आप सत्ता सुख भोग रहे थे। लगभग आपकी स्थिति वही थी जो आज के अपोजिशन के लीडर की है। ठीक है, तो अपोजिशन के लीडर भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। आपकी स्थिति लगभग अपोजिशन के लीडर जैसी थी। ठीक है, लेकिन बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा था, उन्हें फांसियां दी जा रही थी, उन्हें डंडों से मारा जा रहा था। आपके ऊपर भी डंडे चले, लेकिन वो लाठी चार्ज जैसे थे, आज जैसे लाठी चार्ज होता है ऐसे थे। ठीक है, और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो प्राणांतक था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद कितने नाम सुने आपने अस्पतालों के और रेलवे स्टेशन के। इस कालखंड को छोड़ दें पीछे, जो रेलवे स्टेशन, पुल, स्टेडियम, इन सब पर अन्य लोगों के नाम पर रखे गए हों, कितने सुने।
हमें तो याद नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोगों को पड़ता हो तो हम बता नहीं सकते। लेकिन पहली मिनिस्ट्री कांग्रेस की यहां बनी और कांग्रेस ने लाहौर के घोषणा पत्र में यह कह दिया था। अब इन्होंने पहली बार एग्रेरियन रिफॉर्म उत्तर प्रदेश में 1946 उसी में करने का प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। स्वतंत्रता जब मिल गई 26 जनवरी 1950 को, संविधान अस्तित्व में आ गया, तो इन्होंने अनुच्छेद 31 जो बनाया था। देखिए, अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल तय है। क्यों करें हम कि हम पैदा करें संपत्ति और तुम घर पे बैठो और बाद में मेरी संपत्ति एक्वायर करके तुम्हें दे दी जाए बिना प्रति करके, क्योंकि तुम गरीब हो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तो भाई कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इसलिए किसी भी देश के लिए संपत्ति को संरक्षण देना ही होगा, देना ही पड़ेगा। संपत्ति को संरक्षण दिए बिना कोई देश प्रगति कर ही नहीं सकता। आखिर संपत्ति वेल्थ, क्योंकि संपत्ति खाली घर मकान दुकान नहीं है। आज तो आप देखते हैं इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी है। आज तो लोग यूट्यूब पर दूसरों का कंटेंट चुरा रहे हैं, ठीक है ना, तो कंटेंट संपत्ति बन गया। और कंटेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ही बोला। आप ये मान लो कि दुनिया में जो कुछ आप कर रहे हो वो हजारों बार आपसे पहले के लोग कर चुके हैं। इसीलिए इसे संसार चक्र कहते हैं, क्योंकि चक्र लगातार एक घूमता ही रहता है, उसमें जो कुछ हुआ वही रिपीट होता है लगातार। इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार पूर्व में घटित हो चुका है। ऐसा नहीं कुछ भी पहली बार आपके जीवन में घटित हो रहा है, ठीक है, सब कुछ करोड़ों बार घटित हो चुका है। तो ये बिल्कुल तय है कि अगर संपत्ति इसे संरक्षण नहीं मिलेगा तो कोई वेल्थ जनरेशन नहीं करेगा। तो अगर किसी ने अपने कंटेंट में कुछ बोला है तो वो हजारों बार बोला जा चुका है पहले भी। ऐसा नहीं पहली बार उसी ने बोला है, करोड़ों बार वो बात बोली जा चुकी है। लेकिन हर बार बोलने वाला जिसके सामने बोलता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हर बार बोलने वाला भी डिफरेंट होगा और जिसके सामने बोलेगा वो भी डिफरेंट होगा। इसीलिए कहते हैं सत्य एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, विद्वज्जन उसे भिन्न भिन्न ढंग से कहते हैं। तो भिन्न भिन्न ढंग से क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो विद्वत जन उनकी भी आयु की सीमा है, वो भी एक दिन मर जाएंगे। और जिनके सामने वो कह रहे हैं उनकी भी आयु की सीमा है, वो भी मर जाएंगे। लेकिन सत्य की खोज ये कभी नहीं मरेंगी। ये मानव की जिज्ञासा है। हम लोग नेचुरलिस्ट थ्योरी में पढ़ा था कि आदमी का एक आकर्षण है कुछ चीजों के प्रति, ठीक है ना। तो जीवन के प्रति उसका आकर्षण है, संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण है। और नेचुरल लॉ थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सौंदर्यानुभूति है। तो हमने जब सौंदर्यानुभूति शब्द की व्याख्या की थी तो हमने कहा था कि सौंदर्यानुभूति का मतलब यह नहीं कि सुंदर चीजों को देखने की उसकी इच्छा है, क्योंकि सुंदरता की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं। आप कहते फूल बहुत सुंदर है तो क्या है इसमें सुंदर है? कविता बहुत सुंदर है तो कहानी बहुत सुंदर है। तो सुंदरता की कोई एक डेफिनेशन नहीं। तो सुंदरता की एक डेफिनेशन बस अगर हो सकती तो इतनी जो मन को आनंद दे, जो मन को प्रसन्नता दे दे, जो मन को शांत कर दे, वही सुंदर है। यही डेफिनेशन हो सकती है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। सौंदर्य मांसल ही नहीं है, सौंदर्य देह में हो ऐसा ही नहीं है, ठीक है। सौंदर्य किसी भी चीज में हो सकता। तो मानव में सौंदर्य अनुभूति है। इस शब्द का अर्थ क्या हुआ कि वो आनंद देने वाली चीजों की खोज, इसमें उसकी रुचि है।
और सत्य से ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं है, क्योंकि आप इसका छोटा सा अनुभव इस तरह कर सकते हैं, जब कोई सेक्शन वास्तव में जैसा है वो आपको समझ में आ जाता है, तो जीवन में वो दिमाग में जितना संतोष और शांति अनुभव होती है, उतना संतोष और शांति सामान्य तौर पर अनुभव नहीं होती है। इसलिए सत्य की खोज, इसमें आनंद है चूंकि, और मानव में सौंदर्य अनुभूति है, उसमें सौंदर्य के प्रति एक आकर्षण है, इसलिए सत्य की खोज निरंतर जारी रहती है, सत्य की खोज कभी रुकती नहीं। लेकिन आपसे पहले आप पहली बार सत्य की खोज करें ऐसा भी नहीं, और आपके पास सत्य की खोज नहीं होगी ऐसा भी नहीं। और आप अगर सत्य खोज लोगे तो आपके जीवन की एक सीमा है, और आप उस सत्य का प्रकटन करने का प्रयास, हम जानबूझकर प्रयास करें, क्योंकि सत्य का प्रकटन तो हो ही नहीं सकता, सत्य अनुभव करने की चीज है, और जिसका अनुभव होता है वो प्रकट नहीं किया जा सकता। जिसका अनुभव आपको मीठे का अनुभव होता है, आप कैसे भी प्रकट करना चाहो वो प्रकट नहीं हो सकता कि कितना मीठा लग रहा है, एक्चुअली वो प्रकट नहीं हो सकता। तो अनुभव प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुभव को प्रकट करने का प्रयास लोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उस अनुभव से प्रेरणा पाकर अन्य लोग उसी दिशा में चलने को तैयार हो जाएं, इसलिए करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें एक दया होती है, मानव में दया भी है उसके स्वभाव में, वो ये चाहता है कि हमारा कल्याण हो तो दूसरों का भी हो। इसीलिए जो सत्य को उपलब्ध हुए वो बोले जरूर, और जो बोले हमने उन्हें करुणाशील कहा, ठीक है ना। उनकी बात बहुत कम लोगों ने सुनी, क्योंकि अगर सबने सुन ली होती तो सब सत्य को उपलब्ध हो गए होते, फिर बात ही खत्म हो गई होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वे करुणाशील है, वो जानते हैं कि सामने वाली मेरी सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो कहे जाते हैं। जैसे हम कर रहे हैं, हमको सत्य को उपलब्ध व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम भी यही कर रहे हैं। हमें मालूम है कि राइट टू प्रॉपर्टी कोई नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन फिर भी हम बके जाते हैं कि अरे किसी को हो जाएगा तो अच्छा है, कितने दिन लगेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और क्या लगेगा। तो इसलिए वो बोलते चले जाते हैं। लेकिन वो जिनके सामने बोल रहे हैं, वो जिनके सामने अपने अनुभव का प्रकटन कर रहे हैं, उनके भी जीवन की सीमा है, इनके भी जीवन की सीमा है। और ये जब सत्य का प्रकटन सामने वालों के सामने करेंगे तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सामने बैठे हैं वो मेरी बात को समझ भी पाएंगे या नहीं। इसलिए सामने वालों की बुद्धि के मुताबिक वे अपने शब्दों को चुनेंगे, अपनी बात को कहने के लिए वे सामने वालों के मुताबिक अपने शब्दों को चुनेंगे, क्योंकि नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। हालांकि जाएगा तब भी ऊपर से, क्योंकि जो अनुभव से चीज आने वाली है वो शब्दों से नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी अरे कुछ तो आए, तो इसलिए वो जानबूझकर शब्दों को और प्रकटन के तरीके को सामने वालों को मद्देनजर रखकर चुनेंगे। और इसलिए ये जो शब्दों को चुनने का ढंग और प्रकटन का तरीका, इसी को तो प्रक्रिया कहा जाता है, इसी को तो अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो एक सत्य के प्रकटन करने वाले व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होगी वो दूसरे की नहीं होगी। सत्य तो एक ही है, अनुभव भी सबका एक है, जो बोल रहा है उसका अनुभव तो एक ही है, उनके अनुभव भिन्न नहीं है, लेकिन प्रकटन अलग अलग दिखाई दे रहा है। अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सत्य का अनुभव करता बोल रहा था वो किसके समक्ष बोल रहा था, ये बात अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। और जिसके समक्ष बोल रहा था उनके मुताबिक उसने शब्दों का चयन किया है, इसलिए अभिव्यक्ति तो अलग हो गई। लेकिन जो अभिव्यक्त किया गया है या जिसको अभिव्यक्त करने का प्रयास हुआ है वो एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी धर्म अंततः एक ही बात कहते हैं, अभिव्यक्ति के तरीके अलग हैं।
इसीलिए ये बात बोली जाती है। ठीक है, तो सत्य तो एक ही होता है, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। तो दुनिया में जो कुछ कहा गया है वो पहली बार आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। कंटेंट कोई किसी का चुरा रहा तो कंटेंट चुरा ही नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ चुराया गया कहा जा रहा है वो भी किसी न किसी के द्वारा बोला गया था, और जहां से चुराया गया बताया गया उसने भी चुराया ही था, अगर चुराया गया माना जाए तो, क्योंकि दुनिया में जो कुछ बोलने योग्य है सब बोला जा चुका है। हां, प्रस्तुतिकरण हमेशा अलग होता है, क्योंकि प्रस्तुतकर्ता जिनके समक्ष प्रस्तुत करता है उनकी बुद्धि के मुताबिक प्रस्तुतिकरण का वो तरीका चुनता है। इसीलिए कहते हैं सत्यम, सत्य एक है, विद्वजन उसकी का प्रकटीकरण अलग अलग ढंगों से करते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो जो प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है वो सबका अलग होता है, ठीक है ना। और प्रस्तुतिकरण इसी पर कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट कंटेंट पर नहीं होता कि कंटेंट तो ये है कि सदा सच बोलना चाहिए, कंटेंट तो ये है, इस पर कैसे कॉपीराइट हो सकता है? ये तो सत्य है, ये तो सब मानेंगे, इस पर कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? लेकिन सदा सत्य बोलना चाहिए, इस बात को प्रकटीकरण करने का तरीका कोई कविता में प्रकट करेगा, कोई कहानी में प्रकट करेगा, कोई उदाहरणों से प्रकट करेगा। उस प्रस्तुतिकरण पर हमेशा क्या होता है? कॉपीराइट, ठीक है ना। तो है क्या कि कंटेंट यानी संपत्ति एक प्रकार की नहीं होती। कंटेंट में जो संपत्ति है वो अलग ढंग की है, मकान दुकान खेत ये अलग ढंग का है, ठीक है ना। तो संपत्ति अगर इसे पैदा करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इससे संपत्ति का अधिकार तो देना पड़ेगा, संपत्ति के अधिकार को दिए बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए हिंदुस्तान के संविधान में भी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया, और आज भी है अनुच्छेद 300A में। खत्म नहीं कर पाए, खत्म तो कर ही नहीं सकते। अगर संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया तो काहे तुम पढ़ोगे? अच्छा, बिल्कुल कतई अपने दिल पर हाथ रख लो, काहे PCSJ करने पर तुले हो? चोरी के लिए, चोरी के लिए, ताकि ठीक से चोरी कर सको, रिश्वतें ले सको, इसके लिए, ठीक है। कार खरीद सको, संपत्ति खरीद सको, खेत खरीद सको, नहीं तो भाड़ में गया। अगर कानून का ज्ञानी चाहिए तो फिर क्या है, वो तो ऐसे हो जाएगा। उसके लिए जे के पीछे प्राण देने की क्या जरूरत, ठीक है, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। और चोरी नहीं भी करना चाहते, चलो हम तब भी आकर्षण से 2 लाख रुपए तनख्वाह का है, 2-2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। अगर चोरी नहीं करना चाहते हो, जिसकी संभावना 100 अगर PCSJ की तैयारी करो तो 10 ही में है, 90 तो चोरी के लिए ही करना है, सिर्फ चोरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए, ठीक है। तो वेल्थ जनरेशन, संपत्ति को धारित करने का, संपत्ति को अर्जित करने का, संपत्ति को व्यनित करने का हक अगर आदमी को नहीं होगा वो कुछ करेगा ही क्यों, यह बता दो। तो इसे संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। मुंह कितना भी बजाओ इसके खिलाफ, और जो मुंह बजाते हैं संपत्ति के खिलाफ वो भी इसीलिए बजाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जहां खड़े हैं वहां संपत्ति के खिलाफ मुंह बजाने से ही संपत्ति पैदा होगी, इसीलिए वो तो संपत्ति के खिलाफ मुंह बजा रहे हैं। अन्यथा जिन्होंने संपत्ति के खिलाफ मुंह बजाया है वो काहे संपत्ति लिए घूम रहे हैं? अगर संपत्ति इतनी खराब चीज है, इतने ही झूठे हैं लोग, इतने ही झूठे। जैसे आप अभी पोस्ट लिखो फेसबुक पर कि हम कल तक फ्री वकालत करेंगे, तो बहुत लोग बताएंगे बहुत अच्छा काम है, बहुत परोपकार का काम है, बहुत बढ़िया काम है। अगर ये इतना ही बढ़िया है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? और ऐसा दुनिया का कौन सा काम है जो बढ़िया हो तुम न करना चाहते हो? ऐसा कौन सा काम है मैं दुनिया में बढ़िया हो तुम भी उसे बढ़िया मानते हो और न करना चाहो? हमें बता दो कौन सा है ऐसा काम? कोई नहीं। तुम मक्कार हो, झूठे हो, कपटी हो, तुम ये चाहते हो कि ये बेवकूफ है, इसकी बेवकूफी को और बढ़ाओ, ये फ्री में वकालत करें, हम पैसे लेकर करें, तो एक प्रतिद्वंदी तो हटा।
तुम उसकी मूर्खता बढ़े इसके लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हो, वास्तव में तुम उसे बेहतर काम नहीं मानते हो। मानते होते तो सबसे पहले कूद कर खुद किया होता। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार तो आपको देना ही होगा, वो दिया भी आपने, और उसे खत्म भी नहीं कर पाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हुआ तो संविधान में संपत्ति का अधिकार, चूंकि फ्रेमर जानते थे नहीं दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए संपत्ति का अधिकार मान्य किया गया। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में एग्रेरियन रिफॉर्म ये वायदा था, इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार के साथ लिख दिया कि संपत्ति किसी भी समय स्टेट के द्वारा एक्वायर की जा सकेगी ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, और जानबूझकर कंपनसेशन से पहले रीजनेबल जस्ट ये शब्द नहीं रखे, जानबूझकर, ताकि जब हम आगे संपत्ति को एक्वायर करेंगे जमींदारों की एग्रेरियन रिफॉर्म, क्योंकि दिमाग में तो एग्रेरियन रिफॉर्म था और कुछ नहीं था उस समय जब रख रहे थे। आगे क्या आया वो अलग बात है, उस समय सिर्फ दिमाग में इतना ही था। तो 26 जनवरी 1950 को कंपनसेशन शब्द के इस्तेमाल के साथ संविधान इनेक्ट हो गया। लेकिन जब इनेक्ट होकर आया और टेक ओवर की गई प्रॉपर्टी एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए, क्योंकि सारे लैंड लॉज 1951 में ही इनेक्ट हुए, सारे, मीनिंग देयर बाय मोस्ट ऑफ द कंट्री में 1951 में। अब दिक्कत आ गई एक साल बाद, ठीक, एक साल अभी तो हो सकता है अगर डालो तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच एक साल भी ना हो, लेकिन तत्काल दिक्कत आ गई। कंपनसेशन, इसकी व्याख्या उन्होंने कहा कि कंपनसेशन मतलब जस्ट, कंपनसेशन मतलब रीजनेबल, क्योंकि ये बात कही कब जाएगी कि सही सही बताओ कब हो, क्या होगा, ये तब जबकि सामने वाले से आशंका हो कि झूठ भी बता सकता है। तो फ्रेमर्स को ऐसा नहीं लगता था, कोर्ट ने जो बात कही उसके मुताबिक ये कि फ्रेमर्स को ऐसा नहीं लगता था कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आएगी वो किसी की प्रॉपर्टी को जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी दिए बिना उससे अधिग्रहित कर लेगी। इसलिए उन्होंने जस्ट और रीजनेबल शब्द नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कंपनसेशन का मतलब कंपनसेशन ही होता है, और इसलिए उन्होंने कंपनसेशन शब्द का प्रयोग किया। आप जस्ट इक्विवेलेंट टू दो, जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बेला बनर्जी यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उन्होंने जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी ये अर्थान्वयन करना शुरू कर दिया कंपनसेशन शब्द का। अब तुरंत दिक्कत आ गई, तो पहला अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया, ठीक है, पहला अमेंडमेंट। और उसी से जो हमने पहले आपको बताया कि 31 से 31 भी, चौथे से नहीं, पहले से ही 31 से और 31 भी जोड़ दिए गए, पहले से ही। हां, उनके नेचर को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत प्रभावी तौर पर और बहुत ड्रास्टिक तौर पर फोर्थ अमेंडमेंट से परिवर्तित किया गया। फोर्थ अमेंडमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट से ही 31 से 31 भी आ गया, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट लेजिस्लेचर ने जो किया उससे लेजिस्लेचर की आकांक्षा पूरी तरह पूरी नहीं हो सकी, इसलिए फोर्थ अमेंडमेंट लाकर 31A और 31B को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए ऐसा लगने लगा और ऐसा हमें इसीलिए याद रहा कि पहली बार फोर्थ अमेंडमेंट से ही संपत्ति का अधिकार परिवर्तित किया, लेकिन हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट से ही 1951 में ही। 31A 31B उसी में जोड़ दिए गए फर्स्ट अमेंडमेंट में, और इसी फर्स्ट अमेंडमेंट को शंकरी प्रसाद सिंह में चुनौती मिली। यानी जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां शंकरी प्रसाद सिंह, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ठीक है, बामन राव, मिनर्वा मिल, ये सारे मुकदमे देखेंगे, और ये सारे के सारे संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में ही होंगे, सारे के सारे। तो पहली बार संपत्ति का अधिकार अमेंड हो गया 1951 में ही, और उसी को चुनौती शंकरी प्रसाद सिंह में मिली, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका इतिहास शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहली बार ये सवाल यह उठ गया, क्या संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है? यह भी संपत्ति के अधिकार के संदर्भों में पैदा हुआ, और इससे आप संपत्ति के महत्व का आकलन कर सकते हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था? तो यही
जो वर्तमान में फोर्थ अमेंडमेंट में था। लेकिन फोर्थ अमेंडमेंट उसी बात को और प्रभावी ढंग से कह रहा है। फर्स्ट अमेंडमेंट में यह बात थोड़ा कम प्रभावी ढंग से कही गई थी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या कहा गया था और क्या नहीं कहा गया था, इस पर चर्चा कल करेंगे। कल हम सोचते हैं 2-3 दिन में 31 तक खत्म हो जाएगा, क्या इस हफ्ते में जहां तक है ये समाप्त हो जाना चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा बनी रही, अगले में हम लोग 32 पर बात करेंगे, देखेंगे।